कात्यायन क्लासेस विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अमन कार्तिक। आप सभी का स्वागत है कात्यायन क्लासेस पे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ दिया था। इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का, क्या है सेल साइकिल, क्या है सेल डिवीजन, ये हम कर चुके थे। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो सेल साइकिल है, जो सेल डिवीजन है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास रेस्टिंग फेज, दूसरा होता है मेरे पास एम फेज। जिसमें हम रेस्टिंग फेज पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना था एम फेज। एम फेज जो कि हमारे पास है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज वो फेज है जिसके अंदर एक्चुअली में सेल का डिवीजन हो रहा होता है। अब ये हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास माइटोसिस, जो हमारे सोमैटिक सेल्स में चलता है। दूसरे है मेरे पास मियोसिस, जो मेरे गैमेटिक सेल्स में चलता है। गैमेटिक सेल्स बोले तो मेल्स के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास जो है माइटोसिस डिवीजन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जिसमें इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें अगर हमने शुरू किया है प्लॉइडी 2n से, तो आफ्टर डिवीजन हमारी प्लॉइडी रहती है 2n। डिप्लॉइड से हम कैसे रहते हैं? डिप्लॉइड रहते हैं। अब अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, तो माइटोसिस को मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के अंदर। माइटोसिस कंप्लीट होने के लिए दो प्रोसेस रखते हैं। एक प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है बेसिकली हमारा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जबकि साइटोकाइनेसिस है आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हमारे पास प्रोफेज की। प्रोफेज के अंदर होता है हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी मेरा जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने आप को पैक करना शुरू कर देता है। कंडेंसेशन शुरू हो जाती है आपके डीएनए की। ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं प्रोफेज के अंदर, इसको हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज, और इसको हम कहते हैं लेट प्रोफेज। तो जैसे जैसे हम प्रोफेज में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो डीएनए है, जो भी हमारा डीएनए है, वो अपने आप को फर्दर कंडेंस करने लगता है, मोर लाइक क्रोमोसोम 2 बनने लगता है। इसी स्टेज के अंदर जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अर्ली प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है। आपका न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है, टूटना शुरू करता है, और लेट प्रोफेज के अंदर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। प्रोफेज के अंदर आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। कोई काम खत्म तभी होगी ना जब वो कभी से शुरू हुई होगी। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर वो टूटना शुरू होता है, और लेट प्रोफेज आते आते आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपका, वो डिसअपियर हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनवेलप के चारों तरफ एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरीके के होते हैं, वो जो हम सेल्स पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल ऑर्गेनेल्स लगा होता है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो रहा होगा। साथ ही साथ आपके पास जो गोल्जी बॉडीज है, क्या है आपके पास? पहला तो हो गया आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपके पास गोल्जी बॉडीज, जिसको हम गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, और आपका न्यूक्लियोलस। ये तीनों के तीनों सेल ऑर्गेनेल्स भी डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर। ठीक। आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी एस फेज के अंदर। किसके अंदर? एस फेज के अंदर, कि जो आपका सेंट्रियोल है, क्या है?
सेंट्रियोल ये डुप्लीकेट करता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है एस फेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर ये ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने लगता है। कहा मूव करने लगता है? ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने लगता है। बाय एंड ऑफ प्रोफेज ये एक स्पिंडल फाइबर नाम का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करता है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है आपके पास, ये आपके क्रोमोसोम्स पे जाके चिपकते हैं और जिस जगह पे जाके चिपकते हैं उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। मान लीजिए कि ये है आपका एक फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम। क्या है? फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम है। ठीक है सर। फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम के ऊपर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइनेटोकोर। और इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे हमें आगे क्या देखने को मिलते हैं कि जो भी आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आगे यहीं से चिपकते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्या करते हैं? यहीं से आगे चिपकते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर और ये क्रोमोसोम को खींचना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से खींचना शुरू करेंगे तो मेटाफेज प्लेट मेटाफेज आते आते ये अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं। ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मेटाफेज। ठीक। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेज के अंदर हमने बात किया कि जो भी हमारे पास क्रोमोसोम है वो कंडेंस हो जाता है। एक बात याद रखना, सेल साइकिल के अंदर जो काम पहले वाले स्टेज में हो रहा होता है वो अगले स्टेज में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं कह रहा हूं डीएनए कंडेंसेशन हमारा प्रोफेज में शुरू हुआ था तो आपको मेटाफेज के अंदर देखने को मिलेगा कंप्लीटली। जो मेटाफेज में काम होगा वो एनाफेज के अंदर देखने को मिलेगा। एनाफेज का काम जो भी होगा वो हमें टीलोफेज में देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली जैसे कि आपने आज कोई काम शुरू किया तो काम मान लीजिए कल खत्म हो रहा है या परसों खत्म हो रहा है, तो काम कंप्लीटली परसों देखने को मिलेगा कि हाँ ये काम खत्म हो गया, पर काम तो आपने आज से शुरू किया है। वैसे ही जब भी कोई भी काम चल रहा है, कोई भी स्टेज चल रहा है, उस स्टेज में जो भी काम कर रहा है हमारा सेल उसके अगले स्टेज में क्लियरली विजिबल होता है। जैसे कि जो हमने बात किया था अभी प्रोफेज के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस करते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। लेकिन ये हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है हमारे मेटाफेज के अंदर, जहां पे जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था प्रोफेज के अंदर, जैसे हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या हुआ? डिसअपीयर हुआ। सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फैल गए। जो स्पिंडल फाइबर रिलीज किया था सेंट्रियोल ने वो यहाँ पे काइनेटोकोर से आके चिपक गए। और जितने भी मेरे पास क्रोमोसोम्स थे वो सब इक्वेटर पे अलाइन कर गए। अलाइन कर गए। इस अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। जब हमारा पूरा क्रोमोसोम एक इक्वेटर पे आकर अलाइन कर जाता है, इस अलाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और जो हमारे पास मेटाफेज है वो मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो अगर हमें क्रोमोसोम्स की, अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि क्रोमोसोम्स की क्या मॉर्फोलॉजी है, क्या स्ट्रक्चर है, तो मैं मेटाफेज के अंदर देखूंगा। क्योंकि मेटाफेज के अंदर मेरे पास डीएनए जो होते हैं वो फुल्ली कंडेंस फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप में लगाकर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। एक और बात है माइटोटिक पॉइजन्स। ये जनरली हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनको हम कहते हैं कॉल्चिसिन। माइटोटिक पॉइजन है जो सेल साइकिल को रोक देता है। क्या कर देता है? सेल साइकिल को रोक देता है, मतलब सेल आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता। लेकिन आपने पढ़ा है कि एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। इसके वजह से प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन निकल कर आता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। क्या निकल के आता है? एक कंडीशन निकल के आता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी बेसिकली क्या होता है आप लोगों को पता है, हमारे पास सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n होते हैं डिप्लॉइड के लिए, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जुड़ जाते हैं।
ये n नंबर वही है जो हमारा डीएनए डबल हुआ था। ये था हमारे पास मेटाफेज। अगला फेज है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था मेटाफेज के पास, मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे पास क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए थे, सेंटर में अलाइन हो गए थे। एनाफेज के अंदर होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मैंने आपको बताया था कि ये है मेरे पास क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में ये वाला पार्ट होता है हमारे पास सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर दो हिस्सों में स्प्लिट कर जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं किसके, सेंट्रोमियर के। सेंट्रोमियर के अंदर दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अब हमें इसके बाद जो मिलता है वो मिलता है एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ से हो गया, और ये कहाँ पे होता है, एनाफेज के अंदर होता है। तो जब यहाँ से एक धागा खींच रहा है और एक धागा ऊपर से खींच रहा है, ठीक है, स्प्लिटिंग होने के बाद तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ से जो सेंट्रोमियर था ये स्प्लिट कर गए दो हिस्सों में। सेंट्रोमियर क्या हुए, दो हिस्सों में स्प्लिट कर गए, और जो मेरे पास आधे क्रोमोसोम्स थे वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, आधे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। यही कहता है सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, आधे इधर की तरफ आधे इधर की तरफ। ये स्टेज होता है हमारे पास एनाफेज। फिर आता है हमारे पास टीलोफेज। फिर क्या आता है हमारे पास, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर बेसिकली जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल्स पे गए थे वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेल है और यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास क्रोमोसोम्स आए थे वो यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी स्पिंडल फाइबर था उसने काइनेटोकोर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है हमारे पास क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन का क्या मतलब है, जब हमने कहा था कंडेंसेशन तो उसमें से डीएनए जो था वो हमारा क्रोमोसोम बना था, क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को क्या कर लिया था, अरेंज कर लिया था। डीकंडेंसेशन में क्रोमोसोम वापस से डीएनए लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और इसके चारों तरफ प्रोफेज के अंदर जहां हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुए थे टीलोफेज के अंदर वो हमारे पास रीअपियर कर जाते हैं, और ये दोनों ही पोल पे सेम रहेगा, दोनों ही पोल पे सेम रहेगा। तो इस स्टेज पे हमारे पास सेल क्या है, सेल एक है, बट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास दो है। अभी भी हमारे पास जो प्लॉइडी है सेल की वो ज्यादा है, क्या है, अभी भी हमारे पास प्लॉइडी जो है सेल की ज्यादा है। साथ ही साथ जो भी हमारे पास सेल ऑर्गेन्स जो डिसअपियर हुए थे वो भी यहाँ पे रीअपियर कर जाते हैं। जैसे कि हमारे पास होते हैं गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये भी इस सेल में रीअपियर कर जाते हैं। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करें तो एनिमल सेल्स में अलग तरीके से होता है, प्लांट सेल के अंदर अलग तरीके से होता है। अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए ये है हमारे पास एक एनिमल सेल और ये है मेरे पास एक प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर तो यहाँ पे हमारे दोनों न्यूक्लियस हो गए, यहाँ इक्वेटर के पास से मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे क्लीवेज करना शुरू कर देती है, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देती है। तो जो फ्यूरो बनता है यही आगे बढ़ते हुए यहाँ से मिल जाता है, और ज्वाइन करने के बाद हमारा जो सेल है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड हो जाता है। इस तरीके के हम इस तरीके के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल। क्या कहते हैं, सेंट्रीपीटल डिवीजन, जिसके अंदर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। दूसरा अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे अंदर की तरफ से ही हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज है और जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रेजिड्यू हैं वो सब यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं इक्वेटर के पास।
यहाँ पे आके इक्वेटर के पास एक्यूमुलेट होने लगते हैं और अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हुए ये सेल्स को हमारे दो हिस्सों में बांट देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। इसी के साथ माइटोसिस हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मियोसिस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस और मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। कात्यायन क्लासेस। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम।